had to start from industrial society and society change. अब इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग प्रीवियस वीडियो का रिवाइज कर लेते हैं. वी हैड डन द इंट्रोडक्शन. उसमें हमने देखा था कि काफ़ी सारे आइडियाज़ पोस्ट रेवोल्यूशन आने लग गए थे इन दी वर्ल्ड. सोसाइटल चेंजिंग. नाउ कमिंग टू लिबरल्स, रैडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. जो मेन पॉइंट है कि जो सोसाइटी थी वो 3 हिस्सों में बट गई थी. वन वॉज द लिबरल्स, द सेकेंड वॉज द रैडिकल्स एंड द थर्ड वर द कंजर्वेटिव्स. अब लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स का एम था कि वो सोसाइटी को चेंज करें. सेकेंड, लिबरल्स एक ऐसा नेशन बनाना चाहते थे जहाँ सारे रिलीजन्स को टॉलरेट करा जाए. और हमें पता है कि ये जो यूरोपियन स्टेट्स थी वो डिस्क्रिमिनेट करती थी इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर. जैसे ब्रिटेन फेवर करता था चर्च ऑफ इंग्लैंड को, ऑस्ट्रिया और स्पेन फेवर करते थे कैथोलिक चर्च को. फिर लिबरल्स अपोज करता था अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूल्स. वो चाहते क्या थे? अपोज करते थे डायनेस्टिक रूल्स को, पर चाहते क्या थे? वो चाहते थे कि एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बने. वो चाहते थे कि सबका सेफ गार्ड ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट्स. और जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनेगी सब्जेक्ट टू लॉज शुड बी इंटरप्रिटेटेड बाय अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स. मतलब रूलर्स या ऑफिशियल्स जुडिशरी को अपने हाथ में न ले सके, इंडिपेंडेंट हो रहे. हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स. पर वो डेमोक्रेट्स नहीं थे. अभी तक तो उनकी सिर्फ हम लोग ने अच्छी चीज़ें पढ़ी, पर ये 2 पॉइंट बताते हैं कि वो डेमोक्रेट्स नहीं थे. क्यों नहीं थे? क्योंकि वो बिलीव नहीं करते थे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है होती है? राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट. वो इसमें बिलीव नहीं करते थे. वो चाहते थे कि जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी हैं उन्हीं के पास राइट होना चाहिए वोट करने के लिए, और वुमेन और नॉन प्रॉपर्टीड मैन के पास नहीं होना चाहिए. पर जो रैडिकल्स थे वो क्या वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट बने वो उसकी बने जिसकी मेजॉरिटी है उस कंट्री की पॉपुलेशन में. पर वो सफ्रेगेट के साथ थे. मतलब सफ्रेगेट राइट टू, एक मूवमेंट था, अ मूवमेंट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट. मतलब दे वर इन सपोर्ट ऑफ वुमेन इन बेसिस ऑफ vote. Unlike liberals, they oppose the privileges of great landowners and wealthy factory owners. Unlike liberals, they oppose the privileges of great landowners and wealthy factory owners. तो वो अपोज करते थे जितने भी वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स हैं, जितने भी वेल्दी लैंड ओनर्स हैं उनको. दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू. मतलब जो प्रॉपर्टी सिर्फ थोड़े से, मतलब रिच काफ़ी कम थे इन कंपैरिजन टू पुअर, तो उनको वो नहीं अच्छा लगता था. अब कंजर्वेटिव जो थे वो अपोज करते थे दोनों ही रैडिकल्स को भी और लिबरल्स को भी. और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद तो जो कंजर्वेटिव्स थे उनको लगा कि नहीं, चेंज तो होएगा ही होगा, पर स्लो. अर्लियर इन द 18th century the conservatives had been generally opposed by the idea of change. वो पहले अपोज करते थे आइडिया ऑफ चेंज, पर उन्होंने सोचा ये डिसीजन तो इनएविटेबल है. By the 19th century they accepted that some change was inevitable but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. पर उन्होंने ये बिलीव कर लिया कि अब चेंज तो होना ही होना है, पर स्लो प्रोसेस के साथ हो, पर पास्ट को भी रिस्पेक्ट दी जाए. Such different ideas about
societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये सारे जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे इन दी सोशल एंड पॉलिटिकल व्यूज़ ये सब क्लैश होने लग गए, मतलब सबके अलग अलग व्यूज़ एक दूसरे में लड़ने लग गए. The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. So, we have revised this part. Now we will start with the 1.2. Industrial society and social change. These political trends were the signs of a new time. It was the time of profound social and economic changes. अब ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स बन रहे थे ये साइंस किसके थे? न्यू टाइम के लिए. अब चेंज ऑफ टाइम आएगा बिकॉज आपका पूरा सोशल और पॉलिटिकल गवर्नमेंट सब चेंज होगा, आइडियाज सब चेंज हो जाएंगे. It was a time when new cities came up and new industrialized regions developed. ये टाइम था कि जब न्यू सिटीज़ बनेंगी और इंडस्ट्रियलाइज रीजन भी डेवलप होएंगे, क्योंकि 19th सेंचुरी में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था. द वर्क ऑन मशीन्स, रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग वाज डिपेंडेंट ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन का तो अभी आपको मतलब भी पता ही होगा. So railways expanded and the industrial revolution occurred. और ये सब 19th सेंचुरी में हुआ था. Industrialization brought men, women and children to factories. क्योंकि काम करना था तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सब इन लोगों को फैक्ट्रीज में ले आया. अब उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन में वर्क आवर्स काफ़ी लंबे थे पर सैलरीज कम होती थी, बहुत कम होती थी. वेजेस वर पुअर. अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन. बेरोज़गारी बहुत कॉमन थी उन दिनों. पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स. पर्टिकुलर तब जब डिमांड कम थी इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए. क्योंकि व्हेन यू आर अबाउट टू चेंज, पहले तो लोग हैंडमेड ही सब सामान लेते थे, पहले तो फैक्ट्रीज होती थी नहीं थी. पर जब फैक्ट्रीज होने लग गई तो अब लोगों को भी तो टाइम चाहिए कि वो एक्सेप्ट कर पाए मशीन मेड गुड्स. हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से सब काम ढूंढने के चक्कर में जहाँ फैक्ट्रीज थी वहीं आते थे, तो उससे क्या होता था, उससे माइग्रेशन भी बढ़ती थी और इंक्रीज ऑफ स्मॉल टाउन्स और स्लम्स भी बढ़ते थे. स्लम्स बढ़ेंगे तो आपका हाउसिंग और सैनिटेशन के भी प्रॉब्लम होगा. लिबरल्स एंड रैडिकल्स सर्च्ड फॉर सॉल्यूशंस टू दीज इश्यूज. अब इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कौन ढूंढ रहे थे? लिबरल्स और रैडिकल्स. ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स. अब उस समय पे कोई गवर्नमेंट बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं होती थी इतनी. ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स. लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स. अब जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वही ऑफन मतलब आधे से ज़्यादा बार तो वही ओनर्स और एम्प्लॉयर्स होते थे. Having made their wealth through trade or industrial ventures, they felt that such efforts should be encouraged. अब उनके पास बहुत पैसा आ गया या तो ट्रेड से या तो इंडस्ट्रियल वेंचर मतलब इंडस्ट्रियल के काम से. सो उनको लगा कि अब अगर इस एफर्ट डाला जाए और इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ा जाए तो उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और उन बेनिफिट्स से that its benefits would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. अब ये तभी अचीव करा जा सकता है जब वहाँ की इकनॉमी ज़्यादा हो और जितने भी सिटीजन्स हो उनके पास बेसिक एजुकेशन हो.
Opposed to the privileges of the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprise. अब opposed to the privileges of the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value. अब पहले तो होता था कि जो फोर फादर्स करते वही चलता आ रहा था, पर अब ये था कि अब एक इंडिविजुअल की वैल्यू उसके एफर्ट, उसके काम पर डिपेंड करती थी. इफ़ द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वॉज इंश्योर्ड, इफ़ द पुअर कुड लेबर एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेंट, दे बिलीव दैट सोसाइटीज़ वुड डेवलप. अब बिलीव करा जाता था, वो लोग बिलीव ये करते थे कि अगर फ्रीडम इंडिविजुअल्स की इंश्योर करी जाए, मतलब उनको तसल्ली दे दी जाए कि आपकी फ्रीडम मिलेगी, आपको पुअर काम कर सके और पैसे, दोज विद कैपिटल मतलब जिनके पास पैसा है वो बिना किसी रिस्ट्रेन के, मतलब किसी परेशानी के वो ऑपरेट कर सके, तो सोसाइटी डेवलप करेगी. Many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberals and radical groups and parties in the early 19th century. अब early 19th century में जो working men और women थे, उन्होंने वो भी साथ देने लग गए किसका? लिबरल और रैडिकल ग्रुप्स का. क्यों? क्योंकि उनको पता था कि यही अब चेंज ला सकते हैं वर्ल्ड में. तो 19th सेंचुरी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज वो चेंजेस ला रही थी सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली. सम nationalists, liberals and radicals wanted revolutions to put an end to the kind of governments established in Europe in 1815. अब कौन बिलीव करता था कि जो काइंड ऑफ गवर्नमेंट चलती आ रही है यूरोप में इन 1815 उसको ख़त्म कर दिया जाए? नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रैडिकल्स. ओके. इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया, they had become revolutionaries and worked to overthrow existing monarchs. अब कहाँ पे रेवोल्यूशनरीज वर्क कर रहे थे कि जो एग्जिस्टिंग मोनार्कीज़ हैं उनको हटा दिया जाए, जो एग्जिस्टिंग रूलर्स हैं, मोनार्क्स हैं, उनको हटा दिया जाए? फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया. एंड यहाँ पे नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रैडिकल्स थे जो रेवोल्यूशंस को एक एंड लाना चाहते थे, रेवोल्यूशंस से एंड लाना चाहते थे गवर्नमेंट्स पे. ओके. Nationalists talked of revolutions that would create nations where all citizens would have equal rights. Nationalists बोलते थे कि रेवोल्यूशन से ऐसे नेशंस क्रिएट करे जाएं जो जिसमें सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट्स मिले. 1815, Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. अब हमने इसके बारे में फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा था. नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रेड हिज राइटिंग्स. उसकी राइटिंग्स रीड करने लग गए, उसके रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को समझने लग गए. नेक्स्ट, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप. मतलब सोशलिज्म यूरोप में अब आने लग गया था. Perhaps one of the most far-reaching visions of how society should be structured was socialism. अब जो सबसे far-reaching vision था कि सोसाइटी कैसे स्ट्रक्चर करनी चाहिए वो थी सोशलिज्म के थ्रू. By the mid-19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted the widespread nation. अब मिड 19th सेंचुरी में यूरोप में सोशलिज़म एक ऐसा आइडिया बन चुका था जो वाइड स्प्रेड अटेंशन गेन करता था, मतलब बहुत सारे लोगों के अटेंशन को गेन करता था. दैट सोशलिज्म वॉज एन आइडिया.
Socialists were against private property and saw it at the root of social ills of all time. जो सोशलिस्ट थे वो अगेंस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, और वो एक उसको सोशल इल मतलब ख़राब चीज़ की तरह देखते थे, डिसएडवांटेज की तरह देखते थे, और मानते थे कि वो ही एक अकेला कॉज है जो सारे इवल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वाई? ऐसा क्यों? इंडिविजुअल्स ओन्ड द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रॉपर्टीड वर कंसर्न्ड only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. So if society as a whole rather than single individuals controlled property, more attention would be paid to collective social interests. अब प्राइवेट प्रॉपर्टी सोशल इविल क्यों है, ऐसा सोशलिस्ट क्यों समझते थे? बिकॉज जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो एम्प्लॉयमेंट तो देती थी लोगों को, पर क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी का सक्सेस या प्रॉफिट इस उसमें देखा जाता था कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनका गेन देखा जाता था कि आप सिर्फ अपना गेन देखते थे? अगर आपकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहाँ पे आप लोगों से काम कराते हो, तो आप अपना इंटरेस्ट देखोगे, अपना प्रॉफिट देखोगे, ना कि उनका। तो इसीलिए वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। सो इफ़ सोसाइटी एज अ होल रादर दैन सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल, सो अगर सोसाइटी में सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल ना करें बल्कि सोशल इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, तो एक हमारी सोसाइटी अच्छी बनेगी। और सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट, मतलब वो चाहते भी थे और उन्होंने इस चेंज के लिए कैंपेन भी करा। How could a society without property operate? What would be the basis of socialist society? अब बिना प्रॉपर्टी के एक सोसाइटी ऑपरेट कैसे करेगी, और क्या बेसिस होगा सोशलिस्ट सोसाइटी का? सोशलिस्ट्स had different visions of the future. Some believed in the idea of cooperatives. अब जो सोशलिस्ट थे वो उनका बहुत ही अलग विजन था फ्यूचर के लिए। वो चाहते थे कि कोऑपरेटिव्स बने, मतलब जहाँ पे काफ़ी लोग मिल के ओनरशिप लेते हैं। रॉबर्ट ओवन, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called the New Harmony in Indiana, USA. अब जो रॉबर्ट ओवन था, दैट इज़ फ्रॉम 1771 to 1858, एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था। उसने एक कोऑपरेट कम्युनिटी बनाने की सोची इन न्यू हार्मनी इन इंडियाना। इंडियाना इज़ अ प्लेस इन USA. Other socialists felt that cooperatives could not be built on a wide scale only through individual initiatives. अब जो बाकी सोशलिस्ट थे वो सोचते थे कि जो कोऑपरेटिव्स हैं वो वाइड स्केल पे, बड़े स्केल पे इंडिविजुअल इनिशिएटिव के थ्रू नहीं लिए जा सकते हैं। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट इनकरेज करे कोऑपरेटिव्स को। ठीक है, अभी तक समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया, हिट द पॉज बटन, आस्क इन द ग्रुप। In France, for instance, Louis Blanc wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises. अब फ्रांस में there was a person named Louis Blanc. वो चाहता था कि गवर्नमेंट इनकरेज करे कोऑपरेटिव्स को और रिप्लेस करे कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस को। क्या किसको रिप्लेस करे? कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस को। इनकरेज किसको करे? कोऑपरेटिव्स को। Now these cooperatives were to be associations of people who produced goods together. अब ये जो cooperatives थे वो थे क्या? वो associations थी लोगों की जहाँ पे वो अपना गुड को प्रोड्यूस करे, मतलब बनाए, और डिवाइड करे प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर्स। और प्रॉफिट उसी हिसाब से बटेगा जिस हिसाब से जिसने काम करा है।
Karl Marx and Friedrich Engels added other ideas to the body of arguments. Now, Karl Marx is a very reputed, not reputed, but we'll say a very known person. Karl Marx from 1818 to 1883 and Friedrich Engels from 1820 to 1895 added other ideas to the body of arguments. Marx argued that industrial society was capitalist. वो क्या बोलते थे कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो क्या थी, कैपिटलिस्ट थी. कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज. अब जो कैपिटलिस्ट थे वो ओन करते थे कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज, मतलब पैसा इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज. एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स. और जितना भी प्रॉफिट होता था कैपिटलिस्ट का वो प्रोड्यूस कौन करता था, वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स थे, जो वर्कर्स थे. The conditions of workers could not improve as long as this profit was accumulated by private capitalists. अब अगर आपको अभी तक कैपिटलिस्ट का मतलब नहीं पता तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं किसी भी ट्रेड या किसी चीज़ में अपने प्रॉफिट के लिए. ओके, लाइक फाइनेंसर और एन इन्वेस्टर, और अपने हिस्से का वो प्रॉफिट पूरा ले लेते हैं. तो द मेजर प्रॉफिट वो उसी का ही होता है, कैपिटलिस्ट का ही होता है. कैपिटलिस्ट आर यूजुअली पीपल एसोसिएटेड विद मनी. जिनके पास पैसा हो, जो पैसा किसी चीज़ पे लगाएं, तो दे आर कैपिटलिस्ट. तो जो कैपिटलिस्ट थे वो कंपनी को ओन करते थे, ठीक है, फैक्ट्रीज को, और उनका जो प्रॉफिट था वो मेनली कौन बनाता था, जो उधर के वर्कर्स होते थे. और वो कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि उनकी वर्कर्स की कंडीशन तब तक इम्प्रूव नहीं हो सकती थी जब तक प्रॉफिट सारा कैपिटलिस्ट ले जाएं. वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. वो कहते थे कि वर्कर्स को ओवरथ्रो करे ये कैपिटलिस्ट को और रूल करे प्राइवेट, और रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी ख़त्म कर दें. मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रैडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड. अब मार्क्स कहते थे कि सारे वर्कर्स को अपने आप को फ्री करना पड़ेगा कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कैपिटलिस्ट के ये सब झेलने से अपने आप को बचाना पड़ेगा. और वर्कर्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करें एक ऐसी रैडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी जहाँ पे हर प्रॉपर्टी सोशली कंट्रोल्ड हो, मतलब किसी एक के पास ना हो बल्कि सोशली कंट्रोल्ड हो. दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी. और इस सोसाइटी को बोला जाएगा कम्युनिस्ट सोसाइटी. सो व्हाट इज़ अ कम्युनिस्ट सोसाइटी? कम्युनिस्ट सोसाइटी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स वाज दैट when workers will overthrow capitalism and the rule of private property and free themselves from capitalist exploitation, they would have to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. This would be a communist society. तो इस आंसर में ये लिखना आपको इम्पोर्टेंट है कि according to Karl Marx. He was convinced that workers would triumph in their conflict with capitalists. उनको लगता था कि इस चीज़ में जीत तो वर्कर्स की ही होगी. A communist society was the natural society of the future. उनको ये भी लगता था कि कम्युनिस्ट सोसाइटी एक नेचुरल सोसाइटी है फ्यूचर के लिए. Now we will do till here only and we will continue support for socialism in the next video.